आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। हम वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। अब वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते किसको हैं? तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत होती है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। लेयर ऑफ एयर जो है सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बट व्हाई दिस एटमॉस्फेयर इज सराउंडिंग अर्थ? ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर बना हुआ क्यों है? उसका कारण है कि पृथ्वी जो है उसमें पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो वायुमंडल है ये पृथ्वी के चारों ओर बना रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? जिस तरह से हम बात करते हैं कि केवल वायु जो है वायु की परत है, बट केवल वायु नहीं है इसमें। इसमें बहुत सारे प्रमुख घटक पाए जाते हैं, और कुछ जो मेजर कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के वो हैं गैसेस, जलवाष्प मतलब वाटर वेपर, और धूल के कण। अब ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स या घटक हैं वायुमंडल के, इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गैसेस की। अब देखिए, गैसों की यदि बात करें तो गैसेस में सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन गैस, और तीसरे नंबर पर है आर्गन गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है चौथे नंबर पर है। यदि हम प्रतिशत के हिसाब से देखें वायुमंडल में उनकी कितनी मात्रा है उसका प्रतिशत के हिसाब से यदि देखा जाए तो अब देखिए, नाइट्रोजन जो है वो लगभग वायुमंडल के 78% भाग पर हमें देखने को मिलती है। ऑक्सीजन जो है 21% पार्ट पर, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन केवल ये दो गैसें जो हैं ये सम्मिलित रूप से वायुमंडल के 99% पार्ट को घेरे हुए हैं। तो इसका मतलब ये गैसेस सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर पर जो है आर्गन गैस, ये 0.9%, एटमॉस्फेयर का 0.9% पार्ट पर आर्गन गैस देखने को मिलेगी, और CO2 जो है वो चौथे नंबर पर है 0.03% के साथ। तो ये वायुमंडल की प्रमुख गैसेस हैं। एटलीस्ट इन 4 का सीक्वेंस आपको ध्यान होना चाहिए, प्री वगैरह में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा कौन सी गैसेस हैं वायुमंडल में? तो बहुत सारी अन्य गैसें हैं, उनमें से एक प्रमुख गैस है ओजोन। ओजोन गैस जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूवी रेस को, अल्ट्रा वायलेट रेस को अवशोषित करती है, ऑब्जर्व करती है, इसलिए। इनके अलावा अगर कुछ और गैसेस की बात करें तो कुछ गैसेस ऐसी हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं हरित गृह गैसें, जिनको शॉर्ट में GHG कह सकते हो। ये ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। अब ये कैसे टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती हैं? तो देखिए, सूर्य से जो सन से सौर विकिरणें आती हैं या सोलर रेडिएशंस आती हैं, उन सोलर रेडिएशंस के लिए ये गैसेस पारदर्शी होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, अर्थ है, और अर्थ के चारों ओर ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, और यहाँ कोई ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस जो है सूर्य की किरणों को तो आराम से पृथ्वी तक पहुंचने देती है, पर जब पृथ्वी गर्म होती है और पृथ्वी से कुछ विकिरणें निकलती हैं जिन्हें हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, सनरेज को, सोलर रेडिएशंस को, तो ये एंटर होने देती है। और अर्थ जब हीटअप होती है और अर्थ से जो रेडिएशंस निकलती हैं जिनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहते हैं, पार्थिव विकिरण, उन पार्थिव विकिरणों को ये जो गैसेस हैं ये यहीं वायुमंडल में ही रोक लेती हैं, उन्हें वहीं पे ऑब्जर्व कर लेती हैं। तो जब अर्थ से ये रेडिएशंस जो निकल रही हैं ये एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं पहुंच पाती, तो उस स्थिति में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप हो जाती है, ऊष्मा जो है वहीं वायुमंडल में कैद हो जाती है। इसी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये वायुमंडल में तापमान बढ़ाने का काम करती है। अब ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, या कौन सी प्रमुख गैसें ग्रीन हाउस गैसेस में देखी जाती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस में यदि आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, PFC है, परफ्लोरोकार्बन। उसके साथ साथ यहाँ पर SF6 जैसी जो गैसेस हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस में सम्मिलित की जाती हैं।
ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये निकलती कहाँ से, या क्यों इनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ गई है, और क्या इनका बिल्कुल भी कोई महत्व नहीं होता और सारी ग्रीन हाउस गैसेस को वायुमंडल से निकाल देना चाहिए क्योंकि ये तापमान बढ़ा रही है, क्या स्थिति होनी चाहिए। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखें तो पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस अगर कुछ मात्रा में है तो वो अच्छा है पृथ्वी के लिए, क्योंकि ये पृथ्वी के तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस जो औसत होता है वो बनाए रखने में मदद करती है। अगर इस तरह की ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में ना तो हो सकता है पृथ्वी जो है वो काफी ज्यादा ठंडी हो जाए, पृथ्वी का जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर वो काफी ज्यादा ठंडा हो जाए, और अगर ज्यादा ठंडा होगा तो वो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बना सकता, लिविंग कंडीशंस नहीं रहेंगी। इसलिए कुछ अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस यूजफुल है। और प्रारंभिक जो हमारा एटमॉस्फेयर रहा है पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, उस एटमॉस्फेयर में भी ग्रीन हाउस गैसेस रही है कुछ मात्रा में, तभी तो हमारे पृथ्वी का एक औसत तापमान मेंटेन हो पाया है और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखने को मिलती है। परंतु इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, औद्योगिकरण के बाद, और जितना हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, ये नई नई जो चीजें हम यूज कर रहे हैं लाइफस्टाइल में, उनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती मात्रा जो है ये खतरे का संकेत है, क्योंकि ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी तो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ज्यादा मात्रा में हीट ट्रैप होगी, ऊष्मा वहीं कैद होगी, और उससे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। इसी वजह से इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, वैश्विक तापन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलती कहाँ से, वो अगर देखें तो एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो सुख सुविधाओं की चीजें हम आजकल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उनके कारण ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, उनसे ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। तो क्या उपाय होना चाहिए। अब धीरे धीरे जो है एनवायरमेंटलिस्ट जो है, पर्यावरण के रक्षक जो हैं लोग, या फिर जो पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, उनका ये मानना है कि इनके स्थान पर कोई और गैसेस निकले, इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, और इनका कार्बन और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनका उत्सर्जन कम किया जाए, तभी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो सकती है। और इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या प्रयास हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो क्योटो नाम का एक प्रोटोकॉल 1997 में लाया गया था, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस और खास तौर पर कार्बन जो है उसके उस उत्सर्जन को या उसकी रिलीज को, कार्बन के रिलीज को एटमॉस्फेयर में रिड्यूस किया जाए। और इस क्योटो प्रोटोकॉल की ड्यूरेशन खत्म हो गई है और अब इसके स्थान पर पेरिस एग्रीमेंट आ चुका है। तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल, मेनली किसके लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए और कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स हुए। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस तो आपने देख ली, तो वायुमंडल में जो मुख्य घटक है गैसें, वो हमने देखा, उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। अब दूसरे प्रमुख घटक की अगर बात करें, सेकेंड मेजर कंपोनेंट, वो है धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स जो है, इसमें सभी तरह के जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं वो धूल कण में, पार्टिकल्स में सम्मिलित किए गए हैं, चाहे वो राख की कालिक हो, किसी इंडस्ट्री से निकलने वाली जो पार्टिकल्स हैं वो हो, चाहे वो मिट्टी वाले धूल के कण हो। धूल के कण की दो प्रमुख भूमिका है। एक सबसे मेजर भूमिका या मेजर रोल जो एटमॉस्फेयर में धूल के कण करते हैं, वो एक सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, एक सतह उपलब्ध कराते हैं, जिसके ऊपर जलवाष्प, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, जल की बूंदों में परिवर्तित होता है। जैसे आपको यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा है, ये जल की बूंदें धूल के कण के चारों ओर बनी है या संघनन हुआ है इनका। और इससे क्या फायदा होगा, इन ड्रॉपलेट से, वाटर ड्रॉपलेट से, जल की बूंदों से बनते हैं बादल, और उन्हीं बादलों के कारण होती है वर्षा। इसीलिए धूल के कण जो है वायुमंडल में संघनन की क्रिया के लिए, कंडेंसेशन के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल में हेल्प करते हैं, बादल निर्माण और वर्षा में सहायक होते हैं। अब ये धूल के कण किस तरह से एक सतह उपलब्ध करवाते हैं, तो इसका उदाहरण अगर हम देखें, जैसे किसी ग्लास में यदि ठंडा पानी डाला जाता है, तो ग्लास के आसपास जो वायु है उसमें जो भी नमी है, वो वायु जब संपर्क में आती है ठंडी ग्लास के, तो ग्लास का जो बाहरी सतह है उस पर आपको छोटी छोटी पानी की बूंदें देखने को मिलती है। और वो इसलिए क्योंकि ग्लास ने एक ठंडी सतह उपलब्ध करवाई है, जिस पर जो नमी है वायु की, उसमें जो जलवाष्प है, वाटर वेपर, वो संघनन होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में, जल की बूंदों में परिवर्तित हुआ है।
जिस तरह से ग्लास एक सतह उपलब्ध करवाती है, वैसे ही धूल के कण जो हैं वो एक ठंडी सतह उपलब्ध करवाते हैं जिसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, जलवाष्प का संघनन होता है। तो इसीलिए आर्द्रता ग्राही केंद्र के रूप में ये महत्वपूर्ण है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली जो है इसके रूप में डस्ट पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल के लिए। डस्ट पार्टिकल्स की दूसरी भूमिका देखिए। दूसरी प्रमुख भूमिका डस्ट पार्टिकल्स की है कि जैसे सूर्य से, सन से जो भी सोलर रेडिएशंस आती हैं, सौर विकिरणें, उनको ये धूल के कण स्कैटर करते हैं, उनका प्रकीर्णन करते हैं। जैसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल है और सोलर रेडिएशन जो है, सौर विकिरण, इन डस्ट पार्टिकल्स के कारण स्कैटर होगी। ये स्कैटरिंग जब होती है, प्रकीर्णन जब होता है, इस तरह से सनलाइट जो है वो बिखरती है, तो उस प्रकीर्णन स्कैटरिंग की वजह से हमें आकाश में रंग नजर आते हैं। दिन के समय हमें सामान्यतः नीला रंग नजर आता है आकाश का, और सुबह और शाम को लाल रंग नजर आता है। तो ये सुबह और शाम, संध्या और भोर के समय लाल रंग नजर आना और सामान्यतः आकाश का नीला रंग नजर आना किसके कारण है? प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग की वजह से। ये स्कैटरिंग किस वजह से हो रही है? इन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हो रही है। इसलिए डस्ट पार्टिकल्स कलर भी उपलब्ध करवाते हैं हमारे आकाश को, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब प्रकीर्णन किस तरह से होता है, कौन सी लाइट कितना उसका प्रकीर्णन होता है, रेड लाइट ही क्यों नजर आती है सुबह शाम को, ये सारी डिटेल्स आप साइंस के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साइंस के लेक्चर में आपको प्रकीर्णन, परावर्तन और अपवर्तन तीनों चीजें बताई जाएगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। सो फिलहाल अभी इतना जानना काफी है कि स्कैटरिंग जो हो रही है, जिसकी वजह से कलर दिख रहे हैं आकाश में, वो किसकी वजह से हो रही है? डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हो रही है। अब देखिए वाटर वेपर, जलवाष्प। जलवाष्प जो वायुमंडल में पाया जाता है, जलवाष्प जो सतह पर जलराशियां हैं, वाटर बॉडीज जो है सरफेस पर, वो जब इवेपोरेट होता है उनका पानी, उससे जलवाष्प मिलता है वायुमंडल को। तो इसका मतलब सतह के आसपास, वाटर बॉडीज के आसपास जो एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर है, निचली परत, उसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा है। जैसे जैसे हम हायर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वो सतह से दूर होता जाता है। इसी वजह से हाइट के साथ जो है वाटर वेपर का अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर में अगर हम वाटर वेपर की बात करें, जलवाष्प की, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत में जलवाष्प का 95% पार्ट देखने को मिलता है। तो 95% आपको जलवाष्प जो है 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिल जाएगा, सतह के पास ज्यादा है। वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर में कन्वर्ट कैसे हुआ, जल जलवाष्प में परिवर्तित कैसे हुआ? जब जल ने ऊष्मा ली, जब वाटर ने हीट को लिया, तब जाकर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में जाता है, वो कुछ हीट अपने अंदर अपने पास रखता है, कुछ ऊष्मा को अपने पास होल्ड करके रखता है। इसी वजह से जलवाष्प जो है हरित गृह प्रभाव डालता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। वाटर वेपर की वजह से भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है, और वाटर वेपर जो है वो भी हीट को अपने पास बांध कर रखता है, या हीट जो है उसको होल्ड करके रखता है। तो इसीलिए हरित गृह प्रभाव जलवाष्प भी डालता है। और यदि सभी गैसों की तुलना में देखें, सारी गैसेस को कंपैरेटिवली देखा जाए, तो ये जो वाटर वेपर है, ये सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव जलवाष्प ही डालता है। आईएएस में, यूपीएससी के प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से कौन कौन डालते हैं, और उसमें वाटर वेपर भी एक ऑप्शन था, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह के अलावा। तो इसीलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वाटर वेपर भी डालता है, और सबसे ज्यादा डालता है इनफैक्ट दूसरी गैसों की तुलना में। तो ये जलवाष्प की मुख्य चीजें। और जलवाष्प जो है वो जरूरी है, आवश्यक है वायुमंडल में, क्योंकि अगर वाटर वेपर होगा, जलवाष्प होगा, तभी संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन से ही क्या बनेंगे? बादल बनेंगे, और उसी से वर्षा प्राप्त होगी। तो ये 3 प्रमुख घटक जो हैं वायुमंडल के, वो हमने डिस्कस किए, गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। अब जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, पृथ्वी की सतह से यदि हम देखें, ये सरफेस ऑफ अर्थ है मान लीजिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर तक
आपको विभिन्न परतों में वायुमंडल देखने को मिलता है। सरफेस के ऊपर है एटमॉस्फेयर और इसकी एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं। अब एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो हैं उसको हम कैसे देखें, तो देखिए मान लीजिए ये जो डायग्राम है इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ये यहाँ पे जो 0 लिखा है ये सतह से 0 किलोमीटर की 0 किलोमीटर मतलब सतह पर ही है, सरफेस पर है ये वाला पार्ट, और सरफेस से ऊपर 10 किलोमीटर की हाइट तक ट्रोपोस्फेयर बनाया गया है। हालांकि ये हाइट इसकी फिक्स नहीं है, अभी डिस्कस करेंगे। 50 किलोमीटर की हाइट तक है स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से 80 किलोमीटर की हाइट तक है मीजोस्फेयर और 80 किलोमीटर के ऊपर है थर्मोस्फेयर या तापमंडल। हिंदी में अगर बात करें, सबसे पहला मंडल जो है वो है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा जो है ये तापमंडल है। तापमंडल का ही भाग है ये एक्सोस्फेयर या बहिर्मंडल। ये डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर में। इनमें से अगर देखें तो ये मध्य मंडल मीजोस्फेयर तक वाला जो भाग है, ये पार्ट एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर के इस पार्ट में डिफरेंट गैसेस जो है, अलग अलग गैसेस जो हमने डिस्कस की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब गैसेस मिक्स्ड फॉर्म में मिलती हैं और वो मिक्सचर जो है वो सब जगह समान है, समान रूप से गैसेस का मिश्रण मिलेगा। तो आप गैस का सैंपल चाहे कहीं से भी लीजिए, चाहे आप यूएसए से लें सैंपल गैस का या इंडिया से लें, आप जो गैस का सैंपल लेंगे उसमें आपको वही परसेंटेज ऑफ गैसेस मिलेगा। मतलब आपको 21% के आसपास मिलेगी ऑक्सीजन और 78% के आसपास मिलेगी नाइट्रोजन। जो सैंपल कहीं से भी लीजिए आपको वही आपको परसेंटेज मिलेगा। तो ये वाला जो 80 किलोमीटर की हाइट तक जो वायुमंडल है, 80 किलोमीटर तक, इसमें गैसों का सम्मिश्रण पाया जाता है, प्रॉपर मिक्सचर पाया जाता है, होमोजेनस मिक्सचर। इसी वजह से यहाँ तक 80 किलोमीटर की हाइट तक जो वायुमंडल है उसको कहते हैं सममंडल, मतलब होमोस्फेयर। और इसके ऊपर जो वायुमंडल का भाग है उसे कहते हैं विषम मंडल, मतलब हीट्रोस्फेयर। 80 किलोमीटर के ऊपर वाले भाग को विषम मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर वाले पार्ट में अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं, अलग अलग गैसेस की, उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। जैसे नाइट्रोजन की लेयर मिलेगी आपको, ऑक्सीजन की लेयर मिलेगी, ऑक्सीजन के एटम्स की लेयर मिलेगी, हाइड्रोजन की, हीलियम की, इन गैसेस की डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती है। तो 80 किलोमीटर से ऊपर जितना भी वायुमंडल है उसमें मिश्रण नहीं मिलता गैसों का, बल्कि गैसों की अलग अलग परतें मिलती हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस आर फाउंड, इसलिए इसको कहते हैं विषम मंडल। अब हम वायुमंडल की जो 4 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल को। तो देखिए ट्रोपोस्फेयर को डिस्कस करते हैं। ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे पहली और सबसे प्रमुख और सबसे निचली परत है, सबसे लोअर मोस्ट, सतह के सबसे नजदीक है। यहाँ डायग्राम में तो आपको ये लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक दिख रही है, बट ये हाइट फिक्स्ड नहीं है, हर एक क्षेत्र में इसकी हाइट अलग है। जैसे यदि हम देखें, ये पृथ्वी है, अर्थ, पृथ्वी के ऊपर ये जो वायुमंडल है, यहाँ पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में, इक्वेटर वाले क्षेत्र में, ये इक्वेटर है, यहाँ पे 90 डिग्री पे पोल्स है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में तो इसकी हाइट ज्यादा है ट्रोपोस्फेयर की, और पोलर रीजन में ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम है। इक्वेटोरियल रीजन में तो 14 से 16 किलोमीटर हाइट है ट्रोपोस्फेयर की, कहीं कहीं 18 किलोमीटर भी हो जाती है, मतलब हाइट काफी ज्यादा है विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में ये हाइट जो है ये घटकर हो जाती है 8 किलोमीटर। तो ये अगर हम क्षोभ मंडल देखें, ये ट्रोपोस्फेयर है और इस ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा है इक्वेटर वाले रीजन में, और पोलर रीजन में इसकी हाइट कम है। ऐसा किस कारण से है? तो देखिए विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है, इक्वेटोरियल रीजन, बहुत गर्म है, और गर्म होने के कारण यहाँ पर वायु जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। अब देखिए यहाँ पे मैं 0 डिग्री लिख रही हूँ, इसका मतलब ये इक्वेटर वाला रीजन है, ये पोलर रीजन। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, बहुत गर्म है, उच्च तापमान है, इसलिए वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। एयर जो है वो राइज अप होती है, गर्म होके हल्की होके वायु ऊपर उठती है, और वायु का ये जो ऊपर उठना है इसको कहते हैं संवहन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन कहा जाता है इसको। और पोलर रीजन में यदि देखा जाए, ध्रुवीय क्षेत्र में, यहाँ तापमान कम है,
तो ठंडी वायु जो है भारी होकर नीचे उतरती, और वायु के नीचे उतरने को कहते हैं डिसेंडिंग एयर, डिसेंडिंग, या इसको हम कह सकते हैं अवतलन वायु का। इसी वजह से क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर की हाइट यहाँ इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा हो जाती है क्योंकि राइजिंग एयर है, और पोलर रीजन में धीरे धीरे हाइट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो यहाँ नीचे उतरने वाली वायु है। तो जहां पर वायु ऊपर उठ रही है वो ट्रोपोस्फेयर की हाइट को बढ़ा देती है, जहां वायु नीचे उतर रही है वो ट्रोपोस्फेयर की हाइट को कम कर देती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई को कम कर देती है। तो ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से अलग अलग हाइट देखने को मिलती है क्षोभ मंडल की। अब क्षोभ मंडल में इस हाइट के अलावा और क्या डिफरेंट चीजें हैं, तो देखिए ट्रोपोस्फेयर जो सबसे निचली परत है हमारे वायुमंडल की, वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, और इसमें जो एयर है, वायु की सांद्रता सबसे ज्यादा है। यदि हम देखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर या वायु की मात्रा सबसे निचली परत में सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में वायु की मात्रा, एयर का जो अमाउंट है वो कम होता जाता है, और बहिर्मंडल में तो बहुत ही कम हो जाता है, एक्सोस्फेयर में बहुत कम मात्रा में वायु बचती है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर आपको कहाँ मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगा। मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर है तो सबसे ज्यादा मात्रा में वायु यहाँ पर। धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स, वो भी पृथ्वी की सतह से ही मिलते हैं वायुमंडल को, इसीलिए डस्ट पार्टिकल्स भी सबसे ज्यादा कौन सी लेयर में है, ट्रोपोस्फेयर में ही है। जलवाष्प, वाटर वेपर, वाटर वेपर कहाँ से आता है, सतह पर जो जलराशियां हैं, वाटर बॉडीज, उनसे ही मिलता है, इसीलिए वाटर वेपर भी यहाँ सबसे ज्यादा होता है इस लेयर में। और एयर की मात्रा मतलब वायु की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर, वो भी सबसे ज्यादा इस लेयर में। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि इस लेयर में एयर भी ज्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स भी ज्यादा है, वाटर वेपर भी ज्यादा है, और जहां डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसी परत में सोलर रेडिएशंस का, सौर विकिरणों का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो है एटमॉस्फेयर में वो कौन सी लेयर में होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है, क्षोभ मंडल में, क्योंकि यहाँ डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा है। अब धूल के कण भी यहाँ ज्यादा है और जलवाष्प यहाँ ज्यादा है, इसी वजह से वाटर वेपर के कारण जो क्लाउड्स बनते हैं, जलवाष्प और धूल के कणों के कारण जो बादल बनते हैं, वो बादल भी मुख्यतः कौन सी परत में बनते हैं, क्षोभ मंडल में। वर्षा, आंधी, तूफान, चक्रवात, साइक्लोन, ये चक्रवात है मान लीजिए, साइक्लोन, तो ये सब चीजें जो हैं, ये परिघटनाएं, मौसम परिघटनाएं मुख्यतः क्षोभ मंडल में ही होती हैं, और इसी वजह से वेदर फिनोमिना जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। सभी प्रमुख मौसम परिघटनाएं इसमें होती हैं, वर्षा, आंधी, तूफान, बारिश, हर चीज मुख्यतः। और ये वाली जो लेयर है, इस ट्रोपोस्फेयर की एक और खास बात है कि जैसे जैसे इसमें हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। अब टेम्परेचर कहाँ दिखाया गया, तो इस डायग्राम में यदि आप देखें, ये तो हाइट है किलोमीटर में, और यहाँ जो लिखा है यहाँ टेम्परेचर है। ये है 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -60, -80 एंड -100 डिग्री सेल्सियस। और ट्रोपोस्फेयर में यदि हम देखें तो हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, माइनस की तरफ जा रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये माइनस की तरफ जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है। अब ये एक फिक्स्ड रेट से कम होता है, एक निश्चित दर से कम होता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और यदि हम देखें 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो ये टेम्परेचर की एक फिक्स रेट है, 1 किलोमीटर हाइट पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। ये जो निश्चित दर है जिससे ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, ये सतह है, और सतह से वायुमंडल में ऊपर जाने पर टेम्परेचर ऐसे रिड्यूस होता है। तो इस फिक्स्ड रेट को कहा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, लैप्स रेट, इसे हिंदी में कहते हैं सामान्य तापमान पतन दर, पतन दर। तो ये प्रमुख चीजें हैं ट्रोपोस्फेयर की, क्षोभ मंडल की। तो देखिए जहां पे क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है
और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है, वहां एक बाउंड्री या सीमा है। तो जो बाउंड्री डिफरेंशिएट करती है या अलग करती है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को, उस बाउंड्री को कहते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज कहा जाता है उसको, ट्रोपोपॉज। तो वो बाउंड्री या संक्रमण परत, ट्रांजिशन लेयर, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, या ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है, उस बाउंड्री को, बॉर्डर को कहते हैं क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। तो ये ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड कुछ प्रमुख चीजें थी, इन्हीं को हम टेक्स्ट में देख लेते हैं। विषुवत रेखा में हाइट इतनी है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर हाइट हो जाती है, सभी मौसम परिघटनाएं यहाँ घटती है, सबसे ज्यादा परावर्तन प्रकीर्णन यहाँ होता है, सबसे ज्यादा गैसेस, जलवाष्प वगैरह और धूल के कण वो यहाँ पाए जाते हैं इस परत में। एक सामान्य तापमान पतन दर पर के आधार पर यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है ऊंचाई के साथ, और क्षोभ सीमा जो है ट्रोपोपॉज, वो इसकी बाउंड्री या बॉर्डर डिसाइड होता है वहां पे, उस लाइन को कहते हैं जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है। अब हम अगली परत को डिस्कस करते हैं जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल देखा जाए अगर, तो समताप मंडल ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है, क्षोभ मंडल के ऊपर है, और ये लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिलता है। और इस समताप मंडल में यदि देखा जाए तो ऊंचाई के साथ कुछ समय तक तापमान स्थिर रहता है, 20 किलोमीटर की हाइट तक टेम्परेचर स्टेबल रहता है, ऑलमोस्ट कोई खास चेंजेस नहीं होते। इसी वजह से इसको कहा जाता है समताप मंडल, क्योंकि तापमान समान सा रहता है, कहाँ तक, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टेम्परेचर, तापमान बढ़ता है ऊंचाई के साथ। देखिए यहाँ पर -60 डिग्री था, अब उधर जा रहे हैं तो 0 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो समताप मंडल जो है उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है इस परत में। तापमान बढ़ने का कारण ये है कि इस लेयर में 20 किलोमीटर से लेकर और 40 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच यहाँ पर ये ओजोन परत पाई जाती है, इस भाग में ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेस का अवशोषण करती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है। इसी वजह से इस परत में यूवी रेस के अब्जॉर्प्शन की वजह से हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। अब ये जो ओजोन लेयर है ये पृथ्वी को बचाती है यूवी रेस के हार्मफुल इफेक्ट से, हानिकारक प्रभाव से। यूवी रेस के क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, यदि यूवी रेस इसी तरह से सीधे पहुंच जाए पृथ्वी की सतह तक, तो इससे स्किन कैंसर हो सकता है, आई डिजीजेस हो सकते हैं, उन सब से ये हमें ओजोन लेयर बचाती है। इसीलिए इसको पृथ्वी की सुरक्षा परत या प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ। इसके अलावा इस समताप मंडल में हाइट के साथ टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, उसके अलावा एक प्रमुख चीज ये है कि मौसम परिघटनाएं जो हैं समताप मंडल में वो बहुत कम होती है, ना के बराबर, क्योंकि सभी प्रमुख मौसम परिघटनाएं, आंधी तूफान, बारिश वगैरह, ये सब हलचल, ये मौसम परिघटनाएं कहाँ हो रही है, इससे नीचे वाली लेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में। इसी वजह से इस स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल वाली परत को यूज में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है विमान उड़ान के लिए। एयरप्लेन्स वगैरह जो हैं उनके लॉन्ग जर्नी की फ्लाइट के लिए फेवरेबल कंडीशन स्ट्रेटोस्फेयर में है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे शांत परिस्थितियां हैं, मौसम परिघटनाएं ना के बराबर है इसलिए। तो स्ट्रेटोस्फेयर की दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो एयरप्लेन्स की फ्लाइट के लिए यूज में लिया जाता है, दूसरी यहाँ पर एक प्रमुख परत है ओजोन की, और हाइट के साथ, ऊंचाई के साथ यहाँ तापमान बढ़ता है। जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल खत्म होता है और मध्य मंडल शुरू होता है, वहां पर है समताप सीमा, स्ट्रेटोपॉज, समताप सीमा। तो अभी यही स्ट्रेटोस्फेयर की जो चीजें हैं इनको रिटन मैनर में देख लेते हैं। तो देखिए 50 किलोमीटर की हाइट तक है, उसके अलावा ओजोन लेयर है, यहाँ पर पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। अच्छा, ओजोन लेयर वैसे तो 20 से 40 किलोमीटर की हाइट के बीच में है, पर सबसे ज्यादा सांद्रता ओजोन की 25 किलोमीटर ऊंचाई पर देखने को मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन ओजोन का ज्यादा देखने को मिलता है 25 किलोमीटर हाइट पर। वेदर फिनोमेना ना के बराबर होते हैं, मौसम परिघटनाएं नहीं होती, इसलिए वायुयान की उड़ान के लिए उपयोगी, फ्लाइट ऑफ एयरप्लेन्स। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद हाइट,
समताप सीमा स्ट्रेटोपोस जहां पर है वहां पर स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो जाता है। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो अगली इसके ऊपर वाली जो लेयर है मध्यमंडल मीसोस्फेयर, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए मध्यमंडल जो है ये स्टार्ट होता है 50 किलोमीटर की ऊंचाई से और ये जाता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ये मध्यमंडल पाया जाता है। मध्यमंडल वाली जो परत है इसमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है ऊंचाई के साथ। ऊंचाई के साथ तापमान कम होना एक नॉर्मल सा फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है। वो इस वजह से क्योंकि वायुमंडल मुख्यतः मेनली जो गर्म होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है, पृथ्वी से जो ऊष्मा निकलती हीट उससे गर्म होता है या पार्थिव विकिरणों से गर्म होता है। और पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे दूरी बढ़ जाती है सरफेस से, और दूरी बढ़ेगी तो पृथ्वी कम गर्म कर पाएगी इस लेयर को। इसी वजह से मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। फिर समताप मंडल में क्यों बढ़ रहा था? समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में इसलिए बढ़ रहा था टेम्परेचर क्योंकि इस लेयर में ओजोन लेयर थी, इस परत में ओजोन थी जो यूवी रेस को अवशोषित करती है। मध्यमंडल में ऐसी कोई लेयर नहीं है, ओजोन वगैरह नहीं है, इसलिए मीजोस्फेयर में हाइट के साथ ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। 80 किलोमीटर की हाइट पर तो टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो लगभग -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि मध्यमंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत। और सबसे ठंडी लेयर होने के बावजूद यहाँ इस परत में मीटियोर्स जो हैं, मीटियोर्स या उल्का जिनको कहते हैं, वो इस परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। और वो जलते क्यों हैं और उल्का होते क्या? उल्का जो स्पेस में अंतरिक्ष में जो पिंड होते हैं वो जब कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं सबसे पहले तो तापमंडल आता है, उसमें वायु की मात्रा थोड़ी कम है। मध्यमंडल में मीजोस्फेयर में जैसे ही एंटर करते हैं उल्का, वैसे ही एयर की अमाउंट थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है और इसीलिए एयर पार्टिकल्स के साथ घर्षण होता है इन उल्का पिंडों का। तो जैसे मान लीजिए ये बहुत तेजी से आने वाला कोई उल्का है या मीटियोर है और एयर पार्टिकल्स हैं मीजोस्फेयर में, मध्यमंडल में, और ये एयर पार्टिकल्स के बीच में से होता हुआ तेजी से जब उल्का हमारे अर्थ की तरफ आएगा, सरफेस की तरफ, तो फ्रिक्शन होगा इनके बीच में। फ्रिक्शन के कारण, घर्षण की वजह से क्या होगा? ये जल जाएगा और जलकर वही मध्यमंडल में ही ये नष्ट हो जाता है आमतौर पर कई बार क्या होता है, ये जो उल्का है ये पूर्ण रूप से जल नहीं पाता, इसके कुछ अवशेष रह जाते हैं और वो अवशेष जो है पृथ्वी की सतह पर आकर गिरते हैं। अगर उल्का का कुछ भाग पृथ्वी की सतह पर आकर गिरे तो हम उसको उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड या मीटेराइट्स। तो मीटियोराइट्स और मीटियोर में फर्क क्या है? उल्का और उल्का पिंड में फर्क क्या है? उल्का तो उसे कहते हैं जो मध्यमंडल में आते ही जल जाता है, पर यदि वो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए तो उसको क्या कह देते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, मीटियोर्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस परत में, मध्यमंडल वाली सबसे ठंडी परत में, उल्का पिंड या उल्का जो है वो आकर जल जाते हैं। किस कारण से जलते हैं? घर्षण के कारण, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन के कारण जल जाते हैं। तो ये मध्यमंडल जहां पे 80 किलोमीटर की हाइट पे खत्म होता है, वहां पर मध्य सीमा स्थित है, मीजोपॉस। मध्य सीमा जो है वो बाउंड्री डिसाइड करती है जहां पे मध्यमंडल खत्म होता है। इसके बाद शुरू हो जाता है तापमंडल, थर्मोस्फेयर, उसको डिस्कस करेंगे। पहले मध्यमंडल से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की हाइट तक टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। 80 किलोमीटर की हाइट पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडी परत है वायुमंडल की, घर्षण के कारण इस परत में उल्का जल जाते हैं। मध्य सीमा जो है वहां पर ये मध्यमंडल खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं तापमंडल की, थर्मोस्फेयर। तापमंडल जो है 80 किलोमीटर के ऊपर वाला जितना भी भाग है वो तापमंडल है। तापमंडल की 2 प्रमुख परतें हैं और 2 प्रमुख परतों के अलावा टेम्परेचर जो है तापमंडल में वो हाइट के साथ बढ़ता है।
वो इसलिए क्योंकि तापमंडल या थर्मोस्फेयर सबसे बाहरी परत है हमारे वायुमंडल की, और सोलर रेडिएशंस जब आती हैं, सौर विकिरणें, वो सबसे पहले एटमॉस्फेयर के इसी पार्ट में एंटर करती हैं, इसी भाग को स्ट्राइक करती हैं, इसी भाग से आके टकराती हैं। और सोलर रेडिएशंस जैसे ही एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उस समय सोलर रेडिएशंस में यूवी रेज होती हैं, एक्स रेज भी होती हैं, और इंटेंसिटी जो है सन रेज की वो बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से सबसे बाहरी परत होने के कारण सन रेज की वजह से ये जो है लेयर, इसका टेम्परेचर हाई होता है, तापमान बढ़ जाता है ऊंचाई के साथ। और ये जो लेयर है इसमें दो लेयर्स देखने को मिलती है। तापमंडल में दो प्रमुख भाग हैं, इसके दो लेयर्स हैं इसमें। इसकी जो पहली लेयर है वो है आयनोस्फेयर, आयन मंडल। और आयन मंडल वाली जो लेयर है ये मध्यमंडल के ऊपर है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिलती है। और आयन मंडल का नाम आयन मंडल इसलिए क्योंकि इसमें आवेशित कण पाए जाते हैं, चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स हैं आयन मंडल में। और ये चार्ज पार्टिकल्स बने कैसे? ये चार्ज पार्टिकल्स जो हैं ये सन रेज की वजह से बन रहे हैं या सनलाइट की वजह से बने हैं। सूर्य की किरणें जब आती हैं, एयर पार्टिकल्स को तीव्रता से स्ट्राइक करती हैं, तो एयर पार्टिकल्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर फोटो आयनीकरण होता है। फोटो मतलब होता है लाइट। लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से आयंस जो हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, वो सेपरेट हो रहे हैं। इसी वजह से इसको कहते हैं फोटो आयनाइजेशन। तो सूर्य की किरणों के कारण या सनरेज की वजह से, सोलर लाइट की वजह से यहाँ आयनाइजेशन हो रहा है, आवेशित कण बन रहे हैं, इसलिए यहाँ होने वाले आयनीकरण को कहते हैं फोटो आयनीकरण। अब यहाँ पर ये जो आयन्स बनते हैं, आयन मंडल में जो आवेशित कण बनते हैं जिनको हम आयन कहते हैं, इन आवेशित कणों के कारण एक प्रमुख चीज ये होती है कि पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे भेजी जाती है आयन मंडल की तरफ, मान लीजिए आयन मंडल है, आयन मंडल, और रेडियो वेव्स जो भेजते हैं पृथ्वी से, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी तक पहुंचती हैं। इस लेयर की यही खास बात है कि रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। अब रिफ्लेक्ट करने का क्या फायदा होगा? तो देखिए, पृथ्वी से अगर किसी टावर के थ्रू रेडियो वेव्स भेजी जाए, रेडियो तरंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर जो सेंड कर रहा है सिग्नल, उससे जाकर रिसीविंग जो एंड है वहां पर जाकर ये सिग्नल प्राप्त होगा रेडियो वेव्स के माध्यम से, रेडियो तरंगों के माध्यम से, क्योंकि आयन मंडल जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है रेडियो वेव्स को। तो इसीलिए रेडियो तरंगों की सहायता से, रेडियो वेव्स की सहायता से आयन मंडल का उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, दूर संचार सेवाओं के लिए, जिसमें सिग्नल कहीं से भेजा जाता है किसी टावर से, रिफ्लेक्ट होकर रेडियो वेव्स आती हैं और कहीं किसी और टावर पे या किसी और जगह वो रिसीव की जाती हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन सर्विसेज के काम आता है आयन मंडल, क्योंकि ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो आयन मंडल जो हम कर रहे थे, जिसमें आवेशित कण पाए जाते हैं सनरेज की वजह से, वहां पर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट करता है ये रेडियो वेव्स को, आयन मंडल। और इसी वजह से रेडियो वेव्स को ये रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए ये कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए या दूर संचार सेवाओं के काम आता है, सर्विस। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है आयन मंडल में, वो ये है कि सन से, सूर्य से जो आवेशित कण आते हैं, वो यहाँ पर रंग बिरंगा ध्रुवीय प्रकाश जो है वो बनाते हैं। कलरफुल लाइट्स जो है वो क्रिएट होती हैं, और उन्हें ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, या पोलर लाइट्स कहते हैं, या अरोरा कहते हैं। पोलर लाइट्स ही क्यों कहते हैं? क्योंकि केवल ये पोलर रीजन में बनती है। केवल ये रंग बिरंगा प्रकाश ध्रुवीय क्षेत्रों में क्यों बनता है? क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है। मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है। सूर्य से जिस तरह से सौर विकिरणें आती हैं, सोलर रेडिएशंस, वैसे सूर्य से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, मतलब चार्ज पार्टिकल्स भी आते हैं, आवेशित कण भी। और पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, ये चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के वायुमंडल में सब जगह नहीं पहुंचते, ये केवल पहुंचते हैं पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ ही आकर्षित होते हैं। तो सूर्य से आने वाले आवेशित कण केवल ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होकर जाते हैं,
और ओनली पोलर रीजन में जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर करते हैं। केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में ही क्यों प्रवेश करते हैं? क्योंकि पोलर रीजन में ही पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है, मैग्नेटिक पोल्स जो है अर्थ के, वो भी पोलर रीजन में है और मैग्नेटिक पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स। इसलिए केवल वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं, बाकी किसी एरिया में वो नहीं जाते। तो सन से ये जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं वो यहाँ आयन मंडल में, आयनोस्फेयर में क्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ। और इसी वजह से जब ये रिएक्शन होता है, उस क्रिया के कारण रिलीज होते हैं प्रकाश या फोटोन। फोटोन होता है लाइट पैकेट, और फोटोन जब रिलीज होता है उसकी वजह से ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर जो वायुमंडल है यहाँ रंग बिरंगा प्रकाश बनता है, कलरफुल लाइट्स जो हैं वो क्रिएट होती है, अलग अलग रंग नजर आते हैं आकाश में। तो ये जो रंग बिरंगा प्रकाश बन रहा है केवल पोलर रीजन में बन रहा है, इसलिए इसको ध्रुवीय प्रकाश या अरोरा भी कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है आयन मंडल की। तो आयन मंडल के इसमें पॉइंट्स में हम ये भी लिखते हैं कि आयन मंडल जो है इसमें सूर्य से आने वाले, खास तौर पर इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं सन से, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सन, सूर्य से आने वाले आवेशित कणों या फिर उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज जो आवेशित कण होते हैं वो मुख्यतः आकर रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ। उसकी वजह से रिएक्शन के कारण निकलते हैं फोटोन। फोटोन रिलीज होते हैं, फोटोन का मतलब लाइट पैकेट, जिससे कलरफुल लाइट्स बनती हैं पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो कलरफुल लाइट बनती है इसको अरोरा भी कहते हैं, अरोरा, या इसको ध्रुवीय प्रकाश भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में जो रंग बिरंगी लाइट्स बनती हैं उनको कहते हैं अरोरा बोरियलिस। दक्षिणी ध्रुव में जो रंग बिरंगी लाइट बनती है उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो बोरियलिस और ऑस्ट्रेलिस। अब जहां पर ये आयन मंडल खत्म होता है, आयन मंडल की जो प्रमुख चीजें वो हमने देखी, एक तो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, दूसरी प्रमुख चीज रंग बिरंगी लाइट्स बनती है, किसमें? आयन मंडल में। इन दो चीजों के बाद आयन मंडल जो है वो 640 किलोमीटर तक है। उसके ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो बहिर्मंडल है, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में बहुत कम मात्रा में वायु देखने को मिलती है, बहुत ही कम सांद्रता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर बहुत कम है और धीरे धीरे जो है इतना कम हो जाता है 10,000 किलोमीटर की हाइट तक कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे विलीन हो जाता है, किसमें? अंतरिक्ष में, स्पेस में मर्ज हो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर। इतनी कम हो जाती है एयर की अमाउंट। और यहाँ भले ही वायु की मात्रा कम हो पर जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा गर्म है, इसीलिए बहिर्मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ता है और तापमान बढ़कर कई जगह तो 1700 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा हो जाता है। इतना हाई टेम्परेचर है पर फिर भी वो फील नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जब तक हम किसी एयर पार्टिकल के कांटेक्ट में या टच में नहीं आते तब तक वो हाई टेम्परेचर हमें फील नहीं होता। तो इसलिए वायु की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर, वायु की मात्रा बहुत कम है पर जो भी एयर पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा गर्म है। तो आयन मंडल की तो दो प्रमुख चीजें, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रंग बिरंगी लाइट बन रही है यहाँ पर, और यहाँ जो बहिर्मंडल है उसमें वायु की सांद्रता या मात्रा बहुत कम है। और वायुमंडल जो है, ये दो लेयर्स तो हमने देख ली। उसके अलावा अगर हम देखें वायुमंडल, एटमॉस्फेयर 1000 किलोमीटर की हाइट तक ठीक ठाक मात्रा में एटमॉस्फेयर हमें मिलता है। तो लगभग 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट खत्म सा होने लगता है। पर फिर भी अगर हम एग्जैक्ट बाउंड्री डिसाइड करें कि कहाँ एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर खत्म होता है फाइनली, तो 10,000 किलोमीटर तक थोड़ी थोड़ी एयर की मात्रा कुछ एक जगह देखने को मिलती है। इसी वजह से आप एनसीईआरटीज या कुछ बुक्स में देखोगे तो 1000 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर की लिमिट बताएगी। हाँ, एक्चुअल एटमॉस्फेयर जो है वो 1000 किलोमीटर तक होता है, बट उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत कुछ मात्रा में वायु देखने को मिलती है और अंतिम जो भाग है जहां तक वायु देखने को मिलती है वो है 10,000 किलोमीटर। और 10,000 किलोमीटर के बाद हमारा एटमॉस्फेयर मर्ज हो जाता है, किसमें? अंतरिक्ष में या स्पेस में। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी लास्ट लेयर की, इन्हीं को हम टेक्स्ट में देख लेते हैं। तो थर्मोस्फेयर, तापमंडल 80 किलोमीटर से ज्यादा आपको कहाँ तक देखने को मिलेगा? 10,000 किलोमीटर की हाइट तक। तापमान बढ़ता है इसमें ऊंचाई के साथ और इसकी दो प्रमुख लेयर्स हैं, दो परतें। एक है आयन मंडल जो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है,
ये रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को, रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, इसलिए दूर संचार सेवाओं के काम आता है, दूर संचार सेवाओं के। दूसरी चीज, आवेशित कण जो है, चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पाए जाते हैं और उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को, आवेशित कणों को क्या कहते हैं? आयंस। और ये जो आवेशित कण है, ये आवेशित कण क्रिया करते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य के से आने वाले आवेशित कणों के साथ। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस के एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे यहाँ बनता है रंग बिरंगी लाइट बनती है पोलर रीजन में। और उस लाइट को नॉर्थ पोल में या उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में, नॉर्थ पोल में कहा जाता है अरोरा बोरियालिस, और साउथ पोल में उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। और बहिर्मंडल जो है वो 640 किलोमीटर के ऊपर वाला भाग है, जिसमें वायु की मात्रा बहुत कम है और तापमान जो है वो बढ़ जाता है, तापमान काफी ज्यादा होता है। और आयन मंडल में भी हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं, लाइट रिलीज हो रही है, उसके अलावा भी चार्ज पार्टिकल्स है, आवेशित कण है। तो इसीलिए अर्थ की जो मेजर लेयर्स है वो 4 प्रमुख परतें हम देख चुके हैं। शोभ मंडल, जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। तीसरी परत मध्य मंडल, जिसमें हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है। और चौथी परत ताप मंडल, जिसमें हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये 4 मेजर लेयर्स हमने एटमॉस्फेयर की देखी। इनको बस आपको समझना है, और वैसे डायरेक्टली मेंस में ये नहीं है, तो आपको कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी। प्री के भी सिलेबस में डायरेक्टली इसका मेंशन नहीं है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके बारे में आपको। तो जो है नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को पिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, इसको रिवाइज कीजिएगा।